हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सॉल्यूशंस के पहले पार्ट वाले वीडियो में देखे थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके दूसरे पार्ट में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास से संबंधित। एबनॉर्मल मोलर मास, बच्चों, जब कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से मोलर मास निकाला जाता है और ऐसे केस में ऐसे सॉल्यूट्स जिनका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो सॉल्यूशन में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी वेरिएशन आ जाता है। और ऐसे केस में अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो वैल्यू अनएक्सपेक्टेड आएगा, डिफरेंट आएगा और इसी वैल्यू को हम यहाँ एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। तो एबनॉर्मल मोलर मास निकालते समय पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जितने भी फार्मूले होते हैं उसमें एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे वॉन्ट ऑफ, उन्होंने एक फैक्टर सजेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड वांटा फैक्टर आई। वांटा फैक्टर आई इसको सजेस्ट किया था। तो जितने भी फार्मूले हैं उनके साथ में आपको वांटा फैक्टर का मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि हम एबनॉर्मल मोलर मास निकालने में इस फार्मूले का इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ वांटा फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन वांटा फैक्टर का मल्टीप्लाई। टेम्परेचर इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पर भी वांटा फैक्टर का मल्टीप्लाई होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें भी वांटा फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैसे ये पता चलेगा कि एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन है या एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है? तो बच्चों, क्वेश्चन में आपको इन तीन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर उस क्वेश्चन में वांटा फैक्टर दिया है, मतलब आई की वैल्यू दी गई है या आई की वैल्यू पूछी गई है, इसके बारे में बात की गई है, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसकी वैल्यू दी गई है या पूछी गई है, या डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है या इसको पूछा गया है, तो समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आपका वांटा फैक्टर पर बेस्ड एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें सीधी सी बात है, या तो आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी वैल्यू पूछा जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू पूछा जाएगा, या फिर एबनॉर्मल मोलर मास जो होगा दैट इज़ M2 की वैल्यू जो होगी, नॉर्मल मोलर मास जो है M2 होगा, उसको पूछा जाएगा या M2 पूछा गया होगा। इसमें आप डिसोसिएशन का केस होगा तो डिसोसिएशन के केस में वांटा फैक्टर और अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन होता है? तो डिसोसिएशन के केस में अल्फा इक्वल टू I-1 n-1, जहाँ पर कि n क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो या इलेक्ट्रोलाइट है जो आयनाइज होकर के कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो इसके बारे में है। जैसे कि हम अगर NaCl की बात करते हैं तो NaCl अगर आयनाइज होगा तो Na+NCl- दे रहा है, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है क्योंकि ये 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट दिया गया है कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर आई की वैल्यू n के बराबर हो जाएगा। दैट इज़ कितने आयन्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ आयन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके बराबर हो जाएगा। बच्चों, अब अल्फा की वैल्यू की बात करें, अगर वह 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में हमें आई की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी? जैसे क्या दिया गया कि 50% डिसोसिएशन हो रहा है, 50% डिसोसिएशन हो रहा है। ओके, तो 50% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 0.5 हो गया सीधे। 60% डिसोसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू 0.6 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 0.6 हो जाएगा अगर 60% डिसोसिएशन। तो जितना परसेंट डिसोसिएशन की बात करी जाए, दैट परसेंटेज दैट वैल्यू अपॉन 100 कर लेंगे, 50/100, 60/100, 70/100, इस तरीके से। या फिर अल्फा की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे दिया है, जैसे 0.5 दिया है, 0.6 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम डायरेक्ट इसमें रख करके यहाँ से
आई की वैल्यू निकाल लेंगे। आई की वैल्यू निकालने के बाद में जो भी वैल्यू आप कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो भी पूछा जा रहा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले में रख के आई की वैल्यू वो पर्टिकुलर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। या फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से अगर मोलर मास पूछा जा रहा है तो फिर इस फॉर्मूले में रख करके उसका नॉर्मल मोलर मास नॉर्मल मोलर मास इसमें इसका निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर एसोसिएशन का केस दिया है बच्चों, तो एसोसिएशन के केस में क्या करना है हमें, अल्फ़ा निकालने के लिए अल्फ़ा यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा अल्फ़ा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन 1/n-1। 1/n-1 में n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, मतलब कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हो पा रही हैं। जैसे कि अगर डाइमर बना रहा है यानी दो मॉलिक्यूल मिल करके एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, n की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे। अगर ट्राइमर बना रहा है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम अल्फ़ा की वैल्यू अगर मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड दे दे, जैसे कह दिया कि CH3COOH एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड डाइमर बना रहा है, डाइमर बना करके ये CH3COOH एक डाइमर के फॉर्म में आ रहा है, तो n की वैल्यू यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 2। ट्राइमर बना रहा है कोई कंपाउंड तो 3 हो जाएगा। अब अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया है कि मान लेते हैं कि कह दिया गया कि 60% एसोसिएशन हो रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.6 रख दिया। अल्फ़ा की 60% जैसे हो गया एसोसिएशन, तो अल्फ़ा इक्वल टू 60% एसोसिएशन दिया है मान लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये 0.6 अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से 0.6 इक्वल टू i-1 अपॉन 1/n-1। अब n अगर डाइमर का फॉर्मेशन है तो n की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, तो 1/2 हो गया। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 - 1 दैट इज -1/2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -0.3 इक्वल टू i-1, तो i की वैल्यू आ जाएगी 0.7। तो अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर यूज करना है जिससे कि i की वैल्यू निकलेगी, आई की वैल्यू यहाँ निकल गई। अब इस आई की वैल्यू को हमें क्या करना है, इन फॉर्मूले में यूज करके जो भी आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है वो निकालेंगे, या फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से मोलर मास निकालना है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है, कभी कभी आपको के की वैल्यू आयनाइजेशन कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया रहता है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये फार्मूला यूज़ करना है। इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आपका 11th के पोर्शन का है, वहाँ से ये चीज़ आया है, वहाँ पर आपको ये चीज़ बताया गया है। अल्फ़ा इक्वल टू √K/C। किसी तरह का ज़्यादा इक्वेशन वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सीधे आपको क्या करना है, अल्फ़ा इक्वल टू √K/C से K की वैल्यू अगर दी गई है तो C क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोल दिया होगा या मास दिया होगा, मोलर मास दिया होगा तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से आप अल्फ़ा निकाल लेंगे। जब यहाँ से अल्फ़ा निकल जाएगा तो यहाँ इस फार्मूले में डिसोसिएशन या एसोसिएशन जिसकी ज़रूरत पड़ रही है उस फार्मूले में यूज़ करके हमने आई निकालेंगे, फिर आई की वैल्यू यूज़ करके इनमें आपको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूले में रखकर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी निकालें, या मोलर मास पूछा गया है तो मोलर मास निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड क्वेश्चन आपके रहते हैं, ज़्यादातर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ या कॉन्सेंट्रेशन बेस या राउट्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के बनते हैं, या कभी कभी 3 मार्क्स के भी आते हैं, और एबनॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली 3 मार्क के बनते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ जाता है तो दोनों को मिलाकर के एक सिंगल क्वेश्चन 5 मार्क का बन सकता है। तो बच्चों इस तरीके से आपका सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड फास्ट ट्रैक रिवीजन रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अपनी कोशिश जारी रखूँ और इस तरीके से और भी हेल्पफुल वीडियोज़ बनाते रहूँ। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए रिवीजन के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करिए और अपना मैक्सिमम एफर्ट दीजिए, जिससे कि आप और आपसे जुड़े हुए लोग भी खुश रहें। धन्यवाद।